Hello, hi there. How are you all? Welcome you one and all in the second video of the contract of bailment. तो चलिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में हम स्टार्ट करते हैं डिस्कस करना ड्यूटीज़ ऑफ बेली का। ड्यूटीज़ ऑफ बेली, जो ड्यूटीज़ ऑफ बेली है, दीज आर ऑल्सो द राइट ऑफ द बेलर। जैसे कि हमको पता है हमारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट है, उसमें दो पार्टीज हैं, बेलर और बेली। तो यहाँ पर जो बेलर और बेली की हम बात कर रहे हैं, तो जो ड्यूटी जो बेली की होंगी वही राइट्स होंगे बेलर के। और इसी तरीके से वाइसे वर्सा, जो ड्यूटीज़ होंगी बेलर की, वो ड्यूटीज़ जो होंगी बेलर की, वो राइट्स होंगे बेली के। आई रिपीट, जो ड्यूटीज़ है बेली की वो राइट्स ऑफ बेलर हैं, और जो राइट्स ऑफ बेली है वो ड्यूटीज़ ऑफ बेलर है। तो लेट्स हैव अ डिस्कशन ऑन दी ड्यूटीज़ ऑफ बेली एंड दी फर्दर मोर। तो देखिए ड्यूटीज़ ऑफ बेली, तो बेली कौन है? ए और बी दो पार्टी में बेलर और बेली कौन है? ए जो कि ओनर है और अपनी गुड्स को, अपनी मूवेबल प्रॉपर्टी को पोजेशन में देता है बी के पास, और बी इस शर्त पर कि वो काम पूरा होने के बाद उसको उसके रियल ट्रू ओनर को लौटा देगा, या जैसे भी डायरेक्शन उसको ए का मिलेगा अकॉर्डिंगली डिस्पोज ऑफ कर देगा, इधर रिटर्निंग टू द ट्रू ओनर और डिस्पोजिंग ऑफ। तो जो ऑनर है एंड हु इज डिलीवरिंग द गुड्स टू अदर पार्टी, ही इज द बेलर हियर इन द केस इट इज ए। और जो कि जिसको टू हुम द गुड्स आर डिलीवर्ड, देखिए लिखा है टू हुम द गुड्स आर डिलीवर्ड, जिसको दी जाती है गुड्स, वो हमारे यहाँ कौन हो गया? ये वो हमारे हो गए बेली। तो देखिए अब बेली के पास एक कॉमोडिटी आ गई, वो मूवेबल प्रॉपर्टी आ गई। तो बेली की क्या ड्यूटीज है? बेली की पहली ड्यूटी है विच इज मेंशन इन सेक्शन 151 ऑफ बेलमैन कॉन्ट्रैक्ट। 151 ऑफ बेलमैन कॉन्ट्रैक्ट क्या कहता है? टू टेक रीजनेबल केयर ऑफ गुड्स डिलीवर टू हिम। जो गुड्स बेलर ने बेली को दी है, वो चाहे कुछ समय के लिए रखने के लिए दी है या बेली की रिक्वेस्ट पर बेलर ने बेली को दी है, फॉर बेली जॉब, फॉर एकम्प्लिशिंग द बेली जॉब और फॉर एकम्प्लिशिंग द बेलर जॉब और एकम्प्लिशिंग द म्यूचुअल जॉब ऑफ बोथ। तो ये जो कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी बेली लेगा बेलर से, उस केस में उसको रीजनेबल केयर रखनी पड़ेगी उस गुड्स की। अब रीजनेबल केयर को हम कैसे समझ सकते हैं? देखिए रीजनेबल केयर का मतलब क्या है? रीजनेबल केयर का मतलब है जो एक प्रूडेंट, एवरेज प्रूडेंट मैन है, जो एक एवरेज प्रूडेंट मैन है, जैसा कॉमन मैन होता है जिसको हम मानते हैं कि ही इज अ सोफिस्टिकेटेड वन, एक एवरेज प्रूडेंसी है इसकी और ये समझदार है। वो एवरेज प्रूडेंस मैन उसका, उस कॉमोडिटी को, उस मूवेबल प्रॉपर्टी का रीजनेबल केयर करेगा। और रीजनेबल केयर जब वो करेगा, तो रीजनेबल केयर करते समय वो सारी उसकी क्वालिटी, उसकी सारी क्वांटिटी, या कुछ ऐसी अगर स्पेसिफिक क्वांटिटी का रिड्यूस या कर्टेलमेंट होने का डर नहीं है, तो उस बात को छोड़कर उसकी सेफ्टी का, सबका सफाई का, सब चीज़ों का ध्यान रखेगा। तो ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि अगर उस वो जो बेलर ने कोई कॉमोडिटी बेली को दी है और वो किसी वजह से चोरी हो जाती है मान लीजिए, तो इस केस में क्या प्रोविजंस है इस एक्ट में? अगर बेलर की दी हुई कॉमोडिटी बेली के यहाँ से चोरी हो जाती है, तो उसे एक रीजनेबल स्टेप्स लेना पड़ेगा। देखिए यहाँ मेंशन, आप इसको पढ़िए, रीजनेबल स्टेप्स बेली को लेना पड़ेगा। और रीजनेबल स्टेप्स का क्या मतलब है? वेरी फर्स्ट ही हैज़ टू इन्फॉर्म टू बेलर, तुरंत इसकी खबर बेलर को देंगे और फिर उसको रिकवर करने के लिए पुलिस के यहाँ पर कंप्लेंट लॉन्च कराएंगे, और उसके बाद कोशिश करते रहेंगे कि उनको रिकवरी करनी है उस स्टॉलन मूवेबल प्रॉपर्टी की, विच इज एक्चुअली इज द प्रॉपर्टी ऑफ द बेलर। तो ये यहाँ पर ड्यूटीज ऑफ बेली है। जो पहली ड्यूटीज है, टू टेक रीजनेबल केयर ऑफ द गुड्स डिलीवर टू हिम। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट स्लाइड क्या कहती है?
नेक्स्ट स्लाइड कहती है ड्यूटी नॉट टू मेक अनऑथराइज्ड यूज ऑफ गुड्स एंट्रस्टेड टू हिम। ड्यूटी not to make unauthorized use of goods entrusted to him। सेक्शन 154 में इट इज बीइंग अंडरस्टूड, सेक्शन 154 में तो ये भी ड्यूटी बेली की है कि अनऑथराइज्ड यूज ना करे वो बेलर की मूवेबल प्रॉपर्टी का, गुड्स का, until unless it is directed permitted by the bailor। if it is permitted by the bailor then bailey can have use, but he can have only authorized use। he may not take the undue advantage of the bailor's authorization, bailor's permission। it is permissible only for the on the sake of for the authorized capacity। for unauthorized used भी बेली नहीं कर सकता है। और अगर अनऑथराइज बेली यूज करता है तो इस केस का क्या मतलब है, देन बेली इज लायबल टू पे मेक कंपनसेशन टू बेलर फॉर एनी डैमेज। अनऑथराइज यूज किया और ये अनऑथराइज यूज करने से उस कॉमोडिटी, उस गुड्स में कोई इशू हुआ तो इसकी जिम्मेदारी अनऑथराइज यूज करने के बाद बेली की है, ये उसकी ड्यूटी है और बेली को ये कंपनसेशन बेलर को देना पड़ेगा। ठीक है, बाकी अब नेक्स्ट थर्ड पर आते हैं। व्हाट इज दी थर्ड वन इज मेंशन इन द सेक्शन 155 ऑफ इंडियन contract of the bailment, and what it says duty not to mix goods bail with his own good। I read out it for you again। duty not to mix goods bailed with his own goods, meaning the bailee cannot mix the goods of the bailor in its good। बेली बेलर की गुड्स को अपनी गुड्स में मिक्स नहीं कर सकता। और ये किस सेक्शन में मेंशन है, ये सेक्शन 155 में मेंशन है। तो बेली कभी भी किसी भी कंडीशन में अपनी गुड्स को बेलर की गुड्स में मिक्स नहीं करेगा। और स्पेसिफिक अगर उसे बेलर से कोई इंस्ट्रक्शन मिल जाते हैं तो वो गुड्स की नेचर इस तरीके की होनी चाहिए कि इफ इट इज मिक्स्ड विद द बेली गुड्स, इफ इट इज मिक्स्ड विद द बेली गुड, इट डजंट चेंज इट्स फॉर्म, इट डजंट चेंज इज वेल आफ्टर गेटिंग मिक्स्ड इन द बेलीज गुड। मान लीजिए हम बात करते हैं कि एक फ्लोर है, एक वीट फ्लोर है, और वीट फ्लोर को ए जो एक बेलर है वो देते हैं कुछ दिन रखने के लिए, वो आउट ऑफ कंट्री जा रहे हैं बी को, बी उस वीट फ्लोर को अपने वीट फ्लोर में मिला देते हैं। तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डिस्क्रिमिनेट द वीट फ्लोर हुज वीट फ्लोर ऑफ फॉर व्हाट। ठीक है, तो इस कंडीशन में ऐसी कॉमोडिटी को ही कैन नॉट मिक्स, द बेली कैन नॉट मिक्स, मीनिंग बेली कैन नॉट मिक्स द बेलर्स कॉमोडिटी गुड्स इन इट्स ओन गुड। तो अगर इसके बाद भी गुड्स को मेल मिक्स कर दिया जाता है तो उसको अगर सेपरेट की जाती है तो सेपरेशन करने का पूरा खर्चा, सेपरेशन करने का पूरा खर्चा ये ड्यूटी है वो बेली देगा बेलर को। और मान लीजिए गुड्स कैन नॉट बी सेपरेटेड, bills that goods cannot be separated from the bailey's good, तो इस केस में जो पूरा कंपनसेशन है, यहाँ देखिए रेड पेन से इसलिए मैंने लिखा है दी वेयर गुड्स मिल्स कांट बी सेपरेटेड द बेली मस्ट कंपनसेट द बेलर फॉर हिज लॉस। तो कुछ लॉस हो गया, जैसे कि आटे को अलग नहीं किया जा सकता, व्हीट फ्लोर को कैन नॉट बी डिफरेंशिएट बाइफर्केट अलूफ फ्रॉम द व्हीट फ्लोर ऑफ द बेलीज, देन इन केस जो कंपनसेशन होगा, जो डैमेज हुआ है वो सारा इसका पेमेंट बेली करेगा बेलर को। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट वन? in the next point number 4 we see this is the duty to return the good। this is the duty, it is mentioned in the Indian Contract Bailment Act of के section 160 में it is the duty of bailee to return the goods to the bailor when the job is accomplished or
आफ्टर गेटिंग फिनिश ऑफ द स्पेसिफिक पीरियड। अगर कोई स्पेसिफिक पीरियड मेंशन किया गया है कॉन्ट्रैक्ट में, उसके बाद बेली अपना वापस कर देंगे उस कॉमोडिटी को बेलर को, अगर स्पेसिफिक पीरियड के बाद या जॉब एकम्प्लिशमेंट होने के बाद, या जैसे भी कोई उनको इंस्ट्रक्शन मिला है बेली को बेलर से, तो इसको वो बेली को जो इंस्ट्रक्शन मिला है वो वापस कर देंगे बेलर को। तो जो फोर्थ पॉइंट है जो ड्यूटीज है वो बेली की, वो ये है कि ड्यूटी टू रिटर्न द गुड्स। ठीक है, आगे चलते हैं। एंड द लास्ट वन इज ड्यूटी टू डिलीवरी अक्रीशन ऑफ गुड। इट इज मेंशन इन सेक्शन 163 ऑफ बेलमेंट एक्ट, ड्यूटी टू डिलीवरी accretion of goods. What does it mean? accretion word, accretion word का मतलब होता है इंक्रीमेंट, इंक्रीज हो जाना, इंक्रीज हो जाना। अगर बेलर ने कोई प्रॉपर्टी रखी बेली के यहां पर, उस बेली की रखने के बाद बेलर की उस कॉमोडिटी गुड्स में इंक्रीमेंट हो जाता है, तो इट इज ड्यूटी ऑफ द बेली दैट ही नीड्स टू रिटर्न द प्राइम कॉमोडिटी, प्राइम गुड, एज वेल एज द अक्रीशन, जो वृद्धि हुई है, जो बढ़ा है वो कॉमोडिटी, उसको वापस करेगा बेलर को बेली। इसको हम कैसे एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं? इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते सकते हैं। ए बेलर लीव्स ए काउ इन द कस्टडी ऑफ द बेली। बी एक एक काउ के ऑनर है, उन्हें कहीं बाहर जाना था तो उसकी कस्टडी दे गए, उसकी परवाह करने की, उसकी टेकिंग केयर की जिम्मेदारी, हीडिंग की जिम्मेदारी दे गए वो बी को। अब बी को जिम्मेदारी दी, बी ने उसकी बहुत अच्छी से जिम्मेदारी का निर्वाह किया, उसका पूरा चारे का उसका पूरा ध्यान रखा, उसका सारा मेडिसिन और सभी चीज़ों का। तो इसी दौरान उसने काफ दिया, this cow has given birth to a calf, so it is the duty of B that B will return A to the cow, will return the cow as well as calf। ठीक है, तो accretion है, ये इंक्रीमेंट है, accretion, दिस इज द accretion, calf इज द accretion। तो ये आपका जो होता है accretion। ठीक है, तो ये आपका होता है अक्रीशन, और अक्रीशन जो हुआ है वो एज पर द लॉ और एज पर दिस एक्ट इट हैज टू बी रिटर्न बाय द बेली टू बेलर। ठीक है, इसके अलावा कुछ और राइट्स ऑफ हमारे यहाँ पर हम देख लेते हैं, बेलर के लिखे हुए हैं, यानी कि ये ड्यूटीज है बेली की। दोबारा बोलता हूँ, ये जो राइट्स ऑफ बेलर लिखे हुए हैं ये ड्यूटीज ऑफ बेली है। कैन डिमांड बैक टू द गुड्स, यस, अपनी डिमांड back, baler can anytime ask return of the goods, एडिशन इन दी गुड्स ऑफ डिमांडेड काउ और काफ का एडिशन या क्रीशन जो होगा वो वापस करना होगा। प्री मैच्योर टर्मिनेशन, यस, अगर बेलर चाहता है वो स्पेसिफिक पीरियड से पहले भी बेली से अपनी कॉमोडिटी को, अपनी गुड्स को, मूवेबल प्रॉपर्टी को वापस ले सकता है। तो बेलर अपनी प्रॉपर्टी को वापस ले सकता है बेली से बिफोर दी as mentioned in the contract or the it is also known as specific period। तो इसे हम कहते हैं premature termination। तो बेली is bound, it is the duty of Bailey that he needs to return this product, this movable property to the baler, and this is known as premature termination or premature premature termination। yes, okay, आगे चलते हैं, आगे स्लाइड में चलते हैं। नाउ वी टॉक अबाउट राइट्स ऑफ बेली। व्हाट, तो बात करते हैं राइट्स ऑफ बेली की, यानी कि राइट्स ऑफ बेली मीनिंग इन अदर सेंस दीज आर दी ड्यूटीज ऑफ बेलर। राइट्स ऑफ बेली, जो राइट्स के अधिकार हैं वो ड्यूटीज ऑफ बेलर है। तो ठीक है, जो खर्चा बेलर की कॉमोडिटी पर, मूवेबल प्रॉपर्टी पर बेली ने कहा है, उसका सारा खर्चा, डिमांड ऑफ एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द बेली। आपको एक कार, आपने मिस्टर ए हैज़ गिवन इट्स कार टू बी फॉर द रिपेयर, तो ए इज द बेलर, बी इज द बेली। नाउ बी कैन डिमांड फॉर ऑल एक्सपेंडिचर
which he has incurred, which is he has made to making the car correct, then it is the duty of the bailor to repay the to make the payment for the repairment of the car of ease. ठीक है, तो दिस इज द डिमांड ऑफ एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द बेली। इसके अलावा मान लीजिए कोई कस्टडी के लिए, जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया था, ए ने बी को अपना काऊ दिया और बदले काऊ के साथ एक काफ हो गया, तो काफ विद काऊ वापस करने का जिम्मेदारी बी की है। बट सेम टाइम दिस इज द ड्यूटी ऑफ बेलर एंड दिस इज राइट ऑफ बेली दैट he has to ask about the expenses which the B has incurred, has made during the upbringing, during the taking care of the that cow। तो ये सारा जो एक्सपेंडिचर है वो ए को देना पड़ेगा, बी को मीनिंग बेलर को देना पड़ेगा बेली को। इसके बाद बहुत जरूरी एक बात देखिए, पॉइंट नंबर 2 में लिखा हुआ है डिफेक्टिव टाइटल ऑफ बेलर। डिफेक्टिव टाइटल ऑफ बेलर क्या है? मीनिंग when a person does not have ownership of any commodity goods but it is in possession of this, I repeat, I read out this for you all again, when a person does not have ownership of any commodity goods but it is in possession of this। अब आप क्या मतलब हुआ इसका? A is not the owner of suppose a टू व्हीलर ऑफ एक बाइक है और ए उसके नहीं है ओनर, ट्रू ओनर नहीं है, और वो बी को इसको दे देते हैं बेलमेंट पर। बी डज नॉट नो दैट ए इज नॉट द ओनर ऑफ द बाइक। बी डज नॉट नो दैट दिस बाइक विच ए हैज गिवन हिम फॉर टेकिंग केयर, दिस इज नॉट द एज बाइक। ए हैज स्टोलन दिस बाइक फ्रॉम समवेयर। तो अब ए इसके ट्रू ओनर नहीं है, लेकिन ए हैज नॉट डिस्क्लोज दिस थिंग टू बी। बी इज इन द गुड फेथ, इज इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द बेलमेंट। अब क्या होता है, अब पता चलता है पुलिस को, अब पुलिस देखती है वो गाड़ी जो टू व्हीलर है, वो बाइक है, वो बी के पास है, एंड बी पुलिस इज अरेस्टिंग टू बी। पुलिस हैज अरेस्टेड टू बी बिकॉज ही इज थिंकिंग ऑफ दैट दिस बाइक हैज बीन स्टोलन बाय दी बी। अब जो सारा खर्चा है डिफेक्टिव टाइटल ऑफ बेलर, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, एंड दिस इज द राइट ऑफ बेली। तो क्या लिखा है? बेली हैज बीन अरेस्टेड बाय पुलिस, लॉस ऑफ बेली विल बी कंपनसेटेड बाय द बेलर। यहाँ पर जो लॉस हुआ पूरा केस लड़ने का या पुलिस से किसी भी तरीके का कम ट्रांजैक्शन करने का, या जो भी अपने को इनकल्पिट शो करने का, वो सारा जो खर्चा होगा, ये सारा खर्चा देगा बेलर। दिस इज द ड्यूटी ऑफ बेलर एंड इट इज द राइट ऑफ बेली। तो इसको ध्यान रखिए, इट मे कम इन द 2 मार्क्स, डिफेक्टिव टाइटल ऑफ द बेलर। ठीक है, राइट ऑफ लीन, राइट ऑफ टू रिटेन अंटिल बेलर मेक्स पेमेंट फॉर द चार्ज सर्विस ऑफ द बेली। A is the bailor, B is the bailey. A gives its car for the repairment to the B, but B repairs the car, and B repairs the car and he wants to return the car to A, but he doesn't want to make the payment to B. When A doesn't want to make the payment, although this has been requested by B too many times, then this is then this is the job of B, or sorry, this is the rights of B, that B can retain this car, and he may not give this car to A until unless the payment of the repairment is not being made by the A। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं राइट ऑफ लीन, राइट टू रिटेन। बट ये कुछ समय तक के लिए हो सकता है। ही कैन नॉट रिटेन कार फॉर फॉर whole life of the bailey cannot retain car for whole life of him। तो ये कुछ समय के लिए होता है, that is a different thing। तो this is known as right of lien। But as soon as the A will make payment for the repairing to the B, the bailor will make the payment to the bailey, that this is the duty of bailey to return the goods to the bailor। तो ठीक है, तो ये कुछ हमारे राइट्स हैं, कुछ हमारे बेली के राइट्स हैं, जो कि हमको दूसरी तरह से हम इनको जानते हैं ड्यूटीज ऑफ राइट्स ऑफ बेली, जो कि ड्यूटीज ऑफ बेलर भी है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड है हमारी, लास्ट स्लाइड है इसकी,
कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट की, और यहाँ पर हम जल्दी से बात कर लेते हैं टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट की। तो टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट क्या होता है उसको देख लेते हैं। टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट कुछ अलग अलग तरीके से हो सकता है। तो सबसे पहले टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट कैसे होता है, प्रेस्क्राइब टाइम इज ओवर, स्पेसिफिक पीरियड है, वो स्पेसिफिक पीरियड पूरा हो गया तो आपका उस बेलमेंट का टर्मिनेशन हो गया है। ए अपना कोई मूवेबल प्रॉपर्टी बी को देता है फॉर कीपिंग टिल 31 मई 2K20, ठीक है। तो जैसे ही 31 मई 2K20 इज रीचिंग और आफ्टर गेटिंग ओवर दिस टाइम दिस डेट दिस prescribed time is over, that the bailment will automatically be terminated, ठीक है। पर्पस अचीव्ड हो गया, ठीक है। टर्मिनेशन कैसे होगा, ए ने एक बेलर ने बी को अपनी कोई कॉमोडिटी दिया किसी काम करने के लिए, बी ने वो काम किया, ए ने बी की सर्विस उसको दी। अगर ये ग्रेटिट्यूअस है तो नहीं देगा कोई क्योंकि नो कंसिडरेशन है, बट इन नॉन ग्रेटिट्यूअस बी की सर्विस का बी का चार्ज पार्ट किया ए ने, बी ने उसकी कॉमोडिटी बेली ने बेलर को कॉमोडिटी लौटा दिया, तो पर्पस अचीव्ड हो गया। और पर्पस अचीव होने की वजह से पर्पस अचीव होने की वजह से यहाँ पर आपका जो है स्पेसिफिक आपका पर्पस अचीव हो गया और यहाँ पर टर्मिनेशन ऑफ कोर्ट बेलमेंट हो जाएगा क्योंकि स्पेसिफिक पर्पस अचीव हो गया है, ठीक है। और उसके बाद दी नेक्स्ट वन इज डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। मान लीजिए ये भी थोड़ा समझने वाला चीज है। डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर हो जाता है। डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर का क्या मतलब है, बेलमेंट मे बी टर्मिनेटेड बाय बेलर इवन दो टर्म ऑफ बेलमेंट नॉट हैज एक्सपायर्ड। देखिए टर्म तो बेलमेंट की यहाँ पर जो टर्म है या जो एकम्प्लिशमेंट होना था बेलमेंट में वो एक्सपायर नहीं हुई है, लेकिन क्योंकि डिस्ट्रक्शन है सब्जेक्ट मैटर में इसकी वजह से ये बेलमेंट जो कॉन्ट्रैक्ट है ये टर्मिनेट हो जाता है। ये सेक्शन 153 में इसको बताया गया है। तो डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर क्या होता है, एक कार है और वो कार ए ने बी को दिया था फॉर रिपेयरिंग, बट वो डिस्ट्रॉय का हो गई कार बी के पास। एक स्ट्रेंजर हैज स्टोलन दिस थिंग एंड बी जो कि बेली हैज रिपोर्टेड टू दी पुलिस एज वेल एज ही हैज रिपोर्टेड टू दी बेलर दैट दिस एज कार हैज बीन स्टोलन और एज कार हैज बीन डिस्ट्रॉयड बाय any action, anything which is beyond of human control, तो दैट इज ऑल्सो कम्स अंडर दी डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। जब सब्जेक्ट मैटर ही नहीं रहा, जब कार ही नहीं रही, तो दिस बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट विल बी टर्मिनेटेड। बेलमेंट मे बी टर्मिनेटेड बाय द बेलर इवन दो टर्म्स ऑफ बेलमेंट नॉट हैज नॉट एक्सपायर्ड, ठीक है। तो ये आपका आता है डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर में। एंड द लास्ट वन इज दी इट इज मेंशन इन सेक्शन 162 ऑन डेथ ऑफ एनी पार्टी, ठीक है। सेक्शन 162 क्या कहता है बेलमेंट एक्ट का, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट का, या तो बेलर या बेली और बेली अगर किसी की भी डेथ हो जाती है, ठीक है, ऑन डेथ ऑफ एनी पार्टी दिस कॉन्ट्रैक्ट विल गेट टर्मिनेटेड ऑन ईदर डेथ ऑफ बेलर एंड बेली ऑन ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट। बस एक चीज यहां ध्यान रखने वाली है, ये ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट होना चाहिए। और ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट क्या होता है, ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट होता है जहां पर कंसीडरेशन नहीं है। नॉन ग्रेटिट्यूअस में कंसीडरेशन होता है। तो जहां ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट होता है तो वहां पर क्या होता है, टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट होता है। जैसे ऐसे समझ लीजिए ए है और बी है, बी एक कार ओनर है और ए उनसे बी से अपनी एक कार ले गए हैं 2 दिन के लिए क्योंकि उनको बहुत ज़रूरी काम से मुंबई जाना था या कहीं जाना था, और वो बी से बी की जो कार है वो ए ले गए। अब जाते समय रास्ते में ए की एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई। तो पहला तो देखिए डेथ हो गई, ठीक है, तो डेथ हो गई। अब ये क्योंकि ये ग्रेटिट्यूअस है, जो बी ने अपनी कार ए को दिया था वो कोई कंसिडरेशन नहीं था, गुड फेथ में दिया था। ए एंड बी बोथ आर दी फ्रेंड एंड बी इज दी बेलर एंड ए इज दी बेली एंड बेली हैज टेकन कार फ्रॉम दी बी बिकॉज ही हैज गॉट वेरी अर्जेंट पीस ऑफ
work and he had to go to the Mumbai. That is why he had borrowed his car for 2-3 days. But when he was moving, when the Bailey he was moving towards to the Mumbai, in transiting he met an accident and he got died because of his sad demise. This The contract of bailment is automatically terminated, and but it happens in the gratuitous bailment. It doesn't happen in the non-gratuitous, where there is the existence of the consideration. That is known as non-gratuitous bailment. In that case, this bailment contract cannot be terminated only if the any side of the on either side of the bailer or bailee is died on this is the gratuitous bailment. Then this termination gets this bailment gets terminated. So this is all about the contract of the bailment, where we have talked about different things. We have talked about the introduction part, we have talked about the types of bailment, we have talked about the duties of bailee, which is also known as the right of bailer. We also discussed all duties of the bailee in detail. We also talked about the duties of the bailer, which is also known as rights of bailee. There are two very important terms: defective title of the bailer and the right of lien. Please keep these two topic always remember, because many times these has come in the examination. These has come in for the very short answer type question and the short answer type of questions. These has come. Then we have discussed about in detail in the termination of bailment. Then in termination of bailment, this all 4-5 points which we have discussed are very important. Many times in your examination you may have this question from this contract of bailment, and that may ask you only about how the bailment contract is terminated. Then you need to tell about these 4-5 headings, especially 4 headings are there, and as per the demand of question you have to write, you have to supply the answers. So with best wishes, good day to you all. Thank you so much.